नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 23 से, ठीक है ना। अब जहां तक देखते हैं कहां तक होता है आगे, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है। आप जाके वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किससे था बताइए। पहला ऑप्शन है आपका सुकरचकिया मिसल से संबंधित है, रामगढ़िया मिसल से संबंधित है, अहलुवालिया अहलुवालिया मिसल से संबंधित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। किससे संबंधित है, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किससे है बताइए। तो सुकरचकिया मिसल से। किससे संबंधित है, सुकरचकिया मिसल से महाराजा रणजीत सिंह क्या है, संबंधित है, ठीक है ना। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल से था। सुकरचकिया मिसल का स्थापना, सुकरचकिया मिसल की स्थापना चरत सिंह ने किया था। आपको पूछा जाएगा सुकरचकिया मिसल की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो चरत सिंह जी के द्वारा किया गया था। इस मिसल के अंतिम मिसलदार महाराजा रणजीत सिंह थे। इस मिसल के अंतिम मिसलदार कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह थे, ठीक है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका मिथिला में हुआ था, दूसरा है आपका ऑप्शन तिरहुत में, सारण में, मगध में, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक। तो बताइए बिहार के किस क्षेत्र में, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो बिहार के आपका सारण, सारण क्षेत्र में क्या हुआ था, आपका फतेह शाही विद्रोह हुआ था। फतेह शाही विद्रोह कहां पर हुआ था, बिहार के सारण जिला में हुआ था। बिहार के कौन सा जिला में, सारण जिला में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। फतेह शाही विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है ना। फतेह शाही विद्रोह आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आपका बिहार के सारण जिला और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोहों में से पहला विद्रोह था। यह विद्रोह छापामार युद्ध था। जो फतेह शाही विद्रोह था, कैसा विद्रोह था ये आपका, छापामार युद्ध था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और वह अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध करते रहे, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा फतेह शाही विद्रोह है ना, फतेह शाही विद्रोह आपका हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए, सारण जिला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बिहार के सारण जिला में हुआ था, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान के राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। आपका पहला ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, दूसरा है आपका गुलबर्ग, तीसरा है हम्पी, चौथा है हैदराबाद और पांचवा ऑप्शन बिहार वाला है ना। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। क्या हो जाएगा आंसर, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। 25 का आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण में क्या दिया गया है, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबियन क्लब की स्थापना की तथा स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया था। स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी। तो बताइए टीपू सुल्तान को
शेर ए मैसूर की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? उनके पिता हैदर अली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आप बताइए टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो आपका श्रीरंगपट्टनम। कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? आपका श्रीरंगपट्टनम प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था आपका शाह शुजा से, जमान शाह से, और दोस्त मोहम्मद से, और शेर अली से। बताइए किससे प्राप्त किए थे रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा? किससे प्राप्त किए थे? आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, शाह शुजा से प्राप्त किए थे। किससे प्राप्त किए थे? शाह शुजा से प्राप्त किए थे। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर शाह शुजा से प्राप्त किया था। अफगान का जो शासक था कौन? शाह शुजा से प्राप्त किया था। महाराजा रंजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल शुकरचकिया मिसल से क्या थे? वह संबंधित थे। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था, है ना। प्रदेशों के क्या संभाले थे? प्रदेशों के कार्यभार संभाले थे। ठीक है ना। तो आपका इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं झेलम के प्रदेशों के प्रशासन एवं कार्यभार संभाला था। ठीक है ना। 1798 से लेकर 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया था। ठीक है ना। रंजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया था। 1800 ईस्वी में, ठीक है ना, 1800 ईस्वी में, ठीक है, 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया। 1800 ईस्वी के पश्चात, है ना, 1800 ईस्वी के पश्चात 1800 ईस्वी के बाद क्या हुआ? अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का क्या होने लगा? धीरे धीरे आपका पतन हो गया। और 1809 ईस्वी में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रंजीत सिंह के यहाँ पहुंचा और कोहिनूर हीरा उन्हें भेंट के रूप में क्या कर दिया था? कोहिनूर हीरा दिया था। तो आपको पूछा जाएगा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो बताइए किससे प्राप्त किए थे? वो शाह शुजा से प्राप्त किए थे। ठीक है, अगला 27 नंबर प्रश्न पर आइए। 27 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 27 नंबर प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? ठीक है ना। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला और आपका मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तो आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है ना। इसमें सिराजुद्दौला की क्या होती है? हार होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला। ठीक है ना, सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां, मीर जाफर और मुर्शिद कुली खां ये सब गलत है। तो मीर जाफर तो इसको तो विश्वासघात किया था, है ना, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था ये, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया अंग्रेजों से। नहीं तो नहीं हारता, एकदम नहीं हारता, अंग्रेज को एकदम पूरा एकदम छक्का छुड़ा देता है सब, लेकिन बेचारा हार गया, है कि नहीं, मीर जाफर के कारण। ठीक है ना। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं।
प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइए? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, है ना, 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी, है ना। दूसरी ओर कौन था? बंगाल के नवाब की सेना थी, है ना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नवाब सिराजुद्दौला को क्या कर दिया? कंपनी ने हरा दिया, अंग्रेजों ने हरा दिया। 28 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? किसने बगावत नहीं किया था बोलिए? पहला है ऑप्शन आपका विजयनगरम का राजा, दूसरा ऑप्शन आपका हैदराबाद का निजाम, है ना। विजयनगरम का राजा और हैदराबाद का निजाम। कौन अंग्रेजों के साथ बगावत नहीं किया था? कौन नहीं किया था बोलिए? तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा आंसर? आपका हो जाएगा आंसर हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या है आपका? सही है, ठीक है ना, ऑप्शन बी है। चलिए देख लीजिए। तीसरा है तमिलनाडु। तीसरा है आपका तमिलनाडु के पोलीगार त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ही सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में 1794 ईस्वी में विजयनगर के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए की भेंट देने को क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। 3 लाख रुपए भेंट देने को क्या कर दिया अंग्रेजों ने? उसको मजबूर कर दिया कि तुमको 3 लाख रुपया तो देना ही पड़ेगा। 3 लाख रुपए भेंट देने के लिए मजबूर कर दिया। राजा ने जब इसे अस्वीकार किया, ठीक है ना, राजा ने क्या किया? इसे अस्वीकार किया। राजा ने जब इसे अस्वीकार कर दिया तो कंपनी ने उनकी क्या कर लिया? उनकी जागीर, है ना, उनकी संपत्ति को क्या कर लिया? उनकी जागीर जब्त कर ली। राजा ने विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार डिंडीगुल तथा मालाबार के पॉलीगारों ने भी अंग्रेजी भूमि पर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, है ना। तो इसी प्रकार से डिंडीगुल और मालाबार के जो पॉलीगार थे ना, उसने भी क्या कर दिया? अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था के विरुद्ध क्या कर दिया? इन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर बात आ जाती है आपका 1801 से 1805 ईस्वी तक, ठीक है ना। 1801 से आपका 1801 से लेकर 1805 ईस्वी तक अभ्यर्पित जिलों तथा उत्तरी अर्काट के जिलों के पॉलीगारों का विद्रोह क्या करता रहा? पॉलीगारों का विद्रोह आपका चलता रहा। फिर बात आ जाती है 1805 की। 1805 ईस्वी में वेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया, ठीक है। तो आपका 1805 की बात आ जाती है। 1805 में क्या हुआ? वेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर क्या कर दिया? विवश किया। महाराजा ने संधि की शर्तों से अप्रसन्न होकर सहायक कर देने से क्या कर दिया? उसने मना कर दिया। अंग्रेज रेजिडेंट के धृष्टतापूर्ण कार्यों के विरुद्ध दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। हैदराबाद का निजाम सदैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा, है ना। जो हैदराबाद का निजाम था कभी भी अंग्रेजों के प्रति उसको द्वेष नहीं हुआ, ठीक है ना, और हमेशा वो सहायता करता रहा। और हैदराबाद का निजाम सदैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा तथा उसे कभी उनके विरुद्ध विद्रोह
नहीं किया था। ठीक है ना, हैदराबाद का निजाम। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सम्राट शाह आलम द्वितीय, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की थी बताइए, सब लोग जानते होंगे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? 12 अगस्त 1765 को। पहला ऑप्शन क्या है आपका? 12 अगस्त 1765। दूसरा ऑप्शन है आपका 18 अगस्त 1765। तीसरा ऑप्शन है 29 अगस्त 1765 और चौथा ऑप्शन है आपका 21 अगस्त 1765। बताइए आंसर क्या हो जाएगा 29 का? 29 का आंसर हो जाएगा आपका 12 अगस्त 1765। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 अगस्त 1765। कौन सा आंसर हो जाएगा? 12 अगस्त 1765। ठीक है, चलिए। तो शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को 65 ईस्वी के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। सम्राट को कितना रुपया देगी? 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के अधिकार के लिए बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपया देगी। ठीक है, ठीक है। तो शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के अधिकार के लिए बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपया देगी। ठीक है, 53 लाख रुपया। 30 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इलाहाबाद की संधि के बाद, है ना, इलाहाबाद का संधि कब हुआ था बोलिए? 1765 में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान को, दूसरा ऑप्शन है आपका सिताब राय को, तीसरा ऑप्शन है राय दुर्लभ को और चौथा ऑप्शन है आपका सैयद गुलाम हुसैन को। सैयद गुलाम हुसैन को इसको बनाया था बोलिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने रजा खां को, ठीक है ना, मोहम्मद रजा खां को। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इलाहाबाद का संधि कब हुआ था बताइए? 1765 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए आपका नायब दीवान बनाया था। बंगाल के लिए नायब क्या बनाया था? दीवान बनाया था, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था। जो कहाँ रहकर कार्य करता था? जो मुर्शिदाबाद में रहकर क्या करता था? कार्य करता था। तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया गया। राजा सिताब राय को क्या क्या बनाया गया बताइए? बिहार का नायब दीवान बनाया गया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि आपका 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, और 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया था, जो मुर्शिदाबाद में रहकर क्या करता था? मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था। तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर क्या करता था? कार्य करता था। ठीक है,
31 नंबर प्रश्न पर आ जाइए धड़ाक से। 31 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन ए में है आपका आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, है ना, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन 3 है अकबर द्वितीय और ऑप्शन 4 है आपका बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा आंसर हो जाएगा, बोलिए जल्दी धड़ाक से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। कौन सा आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह जो वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, है ना, मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, आपका शाह आलम द्वितीय था। कौन था आपका, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अली गौहर, अली गौहर शाह आलम द्वितीय, अली गौहर उसके बाद बोलते हैं शाह आलम द्वितीय ने के नाम से, अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अली गौहर आपका शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर क्या किया था, बैठा था। कौन, अली गौहर, है ना, किस नाम से, शाह आलम द्वितीय के नाम से क्या हुआ था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसे वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, इसे वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। परंतु 1772 में मराठों महादजी सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली क्या किया था, लौटा था। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय का पुत्र का क्या नाम था, अकबर शाह द्वितीय था, है ना, मुगल शासक बना। इसके शासन काल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। तो आपका जो अकबर द्वितीय के शासन काल में जो भी मुगल सत्ता था ना, किसके शासन में आ चुका था, अंग्रेजों के शासन में आ चुका था, संरक्षण में आ चुका था। अब अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया। अब बादशाह का जो अधिकार है कहाँ तक सिमट कर रह गया, तो लाल किला के अंदर ही सिमट कर रह गया था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था, ठीक है। आप बात करते हैं तो मुगल सम्राट जो अंतिम था, कौन था, कौन शासक था, मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक, तो बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था, आपका बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है ना। बत्तीस नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 32 नंबर प्रश्न क्या है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? पहला ऑप्शन है आपका हैदर अली के साथ, दूसरा ऑप्शन है डुप्ले के साथ, और तीसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान के साथ, और चौथा ऑप्शन है आपका नंदराज के साथ। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान के साथ की थी। किसके साथ की थी, टीपू सुल्तान के साथ की थी 1792 में, ठीक है ना, 1792 ईस्वी में। कब, तो आपका 32 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया, है ना। और विवश होकर टीपू सुल्तान को
विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च, है ना, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, एकदम जबरदस्ती। ठीक है ना, कब? 1792 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ क्या करना पड़ा? संधि करना पड़ा। किसको? टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य, है ना, टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दे, जब तक वो रुपयों का भुगतान नहीं कर देगा तब तक क्या हो जाएगा बताइए? जब तक वो रुपयों का भुगतान न कर दे तब तक उनके दो पुत्रों को कर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। ठीक है ना, 3 करोड़ रुपया जब तक ये नहीं देगा ना टीपू सुल्तान, तब तक कर्नवालिस के शिविर में बंधक बनाकर उसके पुत्र को क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। ऐसा बात अंग्रेज ने बोल दिया। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया, है कि नहीं? 3 करोड़ रुपया उस जमाना में बहुत होता। उस समय का 3 करोड़ रुपया, आज का 3000 करोड़ रुपया, दोनों बराबर हो। ठीक है ना। तो मैसूर को आर्थिक रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया। सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना असंभव हो गया। कर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था, हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। कर्नवालिस ने बाद में क्या कहा? मैंने शत्रु को प्रभावशाली रूप से क्या बना दिया? पंगु बना दिया। ठीक है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। सबको पता होगा बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बोलिए, कब लड़ा गया था? 6 अक्टूबर 1764 को, 10 अक्टूबर 1764 को, 18 अक्टूबर 1764 को और 22 अक्टूबर 1764 को। कब लड़ा गया था? बोलिए, सबको पता होगा। बच्चा को पता होगा कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 से 23 अक्टूबर, है ना, 22 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजों की वास्तविक रूप से किसकी विजय हुई थी? वास्तविक रूप से अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 4 पे, है ना। चैप्टर नंबर कौन पे आइए? 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है बताइए? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, है ना, किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? बंगाल में महलबारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है हॉल्ट मैकेंजी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी। किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? होल्ट मैकेंजी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? होल्ट मैकेंजी। चलिए, इसका आंसर क्या है? अच्छा, उत्तर इसमें दिया गया, इसमें से कोई नहीं, है ना। हाँ, ऐसे कैसे? तो महलबारी का जो प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। महलबारी का जो प्रस्ताव था ना, सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था बताइए? सर्वप्रथम आपका 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था।
यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत, अवध, आगरा, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ क्षेत्र एवं दक्कन के कुछ जिलों में लागू कर दी गई थी, है ना। इस जिलों में क्या कर दी गई थी? लागू कर दी गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा प्रचलित थी, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? महलवारी बंदोबस्त। महलवारी बंदोबस्त आपका ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो जो महलवारी बंदोबस्त था ना, महलवारी बंदोबस्त कहाँ कहाँ था? महलवारी बंदोबस्त था आपका संयुक्त प्रांत में था, अवध, आगरा, मध्य प्रांत और कुछ क्षेत्रों एवं दक्कन के कुछ जिलों में ही लागू की गई थी, ठीक है ना। ये बंगाल वाला क्षेत्र में नहीं था, इसलिए ऑप्शन किधर की तरफ चलेंगे हम लोग? उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर ही लागू थी। बंगाल में आपका अस्थाई बंदोबस्त था, है ना। बंगाल में कौन था? आपका अस्थाई बंदोबस्त था। और आपका अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी पर था। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा क्या था? आपका प्रचलित था, जो कि आंसर में नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये ऑप्शन में नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ई ही सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, एक आध को हो जाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? बताइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? पहला है ऑप्शन आपका वार्षिक बंदोबस्त, दूसरा ऑप्शन आपका महलवारी बंदोबस्त, दूसरा ऑप्शन आपका महलवारी बंदोबस्त, तीसरा है आपका अस्थाई बंदोबस्त, चौथा है रैयतवारी बंदोबस्त और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा आपका 35 का आंसर? निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? आपका कौन सा हो जाएगा आंसर? बताइए 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त, है ना। अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा। किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा आपका अस्थाई बंदोबस्त। क्या हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त, है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। अस्थाई जो बंदोबस्त था ना, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में प्रारंभ की गई अस्थाई बंदोबस्त। याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में प्रारंभ की गई अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि बोले तो जमीन का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया गया बताइए? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये लागू हुआ था, है कि नहीं? प्रारंभ किया गया था 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त, जो कि 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। और जमींदारों को जो भी आपका भूमि जमीन का स्वामित्व किसको दे दिया? स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया। यानी स्वामी कौन होगा? आप जमींदार होगा, किसान लोग उसके अंदर आएगा, है ना, उसे जमीन लेगा और खेती करेगा। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया तथा किसान भूमिहीन हो गए, है ना, जिसके कारण किसान जमींदार की दया पर आश्रित हो गए। जो भी किसान थे, किसके दया पर आश्रित हो गए? जमींदार के दया पर आश्रित हो गए। अगर जमीन दे देंगे तो चलिए खेती होगा, और नहीं तो नहीं होगा, है कि नहीं? ऐसा स्थिति बना दिया। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में। अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ था? हाँ, कॉर्नवालिस। कब? 1793 में।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला है 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न क्या है आपका? रैयतबारी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। रैयतबारी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। कहाँ प्रारंभ की गई थी रैयतबारी व्यवस्था? बताइए, रैयतबारी व्यवस्था कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? बोलिए, रैयतबारी व्यवस्था कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, दूसरा ऑप्शन है आपका बिहार में, है ना, दूसरा ऑप्शन है आपका बिहार में, तीसरा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है आपका तमिलनाडु में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? रैयतबारी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका तमिलनाडु में। रैयतबारी जो व्यवस्था था कहाँ पर चालू किया गया था? आपका तमिलनाडु में। 36 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका डी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। रैयतबारी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 ईस्वी में, रैयतबारी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 ईस्वी में आधुनिक बड़ा महल बड़ा महल जिले में प्रारंभ की गई थी। यह व्यवस्था मूल रूप से 1820 में मद्रास, बोले जो अभी तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो, ठीक है ना, रैयतबारी व्यवस्था मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई थी। जो रैयतबारी व्यवस्था किसके द्वारा चालू की गई थी? टॉमस मुनरो के द्वारा। टॉमस मुनरो किसके द्वारा? टॉमस मुनरो द्वारा आरंभ की गई थी। सर्वप्रथम यह मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसियों तथा असम के कुछ भागों में शुरू की गई थी। यह व्यवस्था लगभग 51% भूमि पर फैली हुई थी। जो कि आपका जो रैयतबारी व्यवस्था था ना, कितने प्रतिशत भूमि पर फैली हुई थी? आपका 51% भूमि पर फैली हुई थी। रैयतबारी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया जाता था, है ना। सरकार और काश्तकारों के बीच क्या किया जाता? एक सीधा समझौता किया जाता था। तो रैयतबारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त आया था आपका कर्नवालिस के समय में, ठीक है ना, 1793 में, है ना। और जो रैयतबारी व्यवस्था टॉमस मुनरो के समय में आया था। कब? टॉमस मुनरो के समय कब बताइए? 1792 में, ठीक है ना, 1792 से, ठीक है, 1792। लेकिन आपका जो यह व्यवस्था मूल रूप से सन 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई थी। कौन सा व्यवस्था? रैयतबारी व्यवस्था, है ना, प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम यह मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा असम के कुछ भागों में शुरू की गई थी। यह व्यवस्था लगभग 51% भूमि पर क्या हुआ था? फैला हुआ था। कितना प्रतिशत भूमि पर फैला हुआ था? 51% भूमि पर फैला हुआ था। रैयतबारी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया जाता था। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। तो अब तनी नहीं पूरा ही। 37 नंबर प्रश्न, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? बोलिए, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए में है आपका लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ऑप्शन बी में है ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ऑप्शन सी है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन डी है आपका मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ऑप्शन ई में कोई नहीं, एक से अधिक। कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा 37 का, बोलिए।
भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो आपका ऑप्शन ए में है लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ऑप्शन बी में है ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन सी में है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन डी में है आपका मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना आपका 1857 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा की गई थी। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना 1857 ईस्वी में और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन 1859 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को क्या करना था? प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो ठीक है ना, ठीक है ना। भारत में कपास के पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? बताइए। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने किया था। ठीक है ना। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में, है ना। और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन कब हुआ था? 1859 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 38 नंबर प्रश्न क्या है? 38 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? सबसे भयंकर अकाल किस दौरान पड़ा था? भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? ऑप्शन ए में है आपका 1860 से 1861 के मध्य, ऑप्शन बी में है आपका 1876 से 1878 के मध्य, ऑप्शन सी में आपका 1896 से 1897 के मध्य, ऑप्शन सी में आपका 1896 से 1897 के मध्य, और ऑप्शन डी में है आपका 1899 से 1900 के मध्य। ठीक है, तो बोलिए। तो भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1876 से लेकर 1878 के मध्य पड़ा था, और इसमें लगभग कितना लोग मरे थे? लगभग 50 लाख से ज्यादा आदमी मरे थे। 50 लाख, समझ जाइए है ना, कितना लोग। 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ भागे थे? भारत में अंग्रेजी शासन काल के दौरान सबसे भयंकर अकाल आपका 1876 से 78 ईस्वी के मध्य पड़ा था। इसमें लगभग आपका 50 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद सन 1878 ईस्वी में इसके बाद सन 1878 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड लीटन द्वारा रिचर्ड रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया था। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश कौन था? मद्रास था, बम्बई था, मैसूर था, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब था। यहाँ से ज्यादा लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न क्या है? बोलिए। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग ने की थी? बताइए। अभी तो पढ़े हैं, है ना, स्ट्रेची आयोग द्वारा। अभी तो पढ़े हैं रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। तो भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? आपका पहला ऑप्शन है आपका मैकडोनल आयोग, और कैंपबेल आयोग, और लयाल आयोग, है ना,
और एस्ट्रेची आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा, एस्ट्रेची आयोग द्वारा। एस्ट्रेची आयोग। एस्ट्रेची आयोग की सिफारिश के आधार पर एस्ट्रेची आयोग की सिफारिश के आधार पर 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई थी। इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई थी। अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव मैकडॉनल्ड आयोग ने दिया था। जो अकाल है ना, अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? आपका मैकडॉनल्ड आयोग ने दिया था। किसने दिया था? मैकडॉनल्ड आयोग ने दिया था। किसने दिया था? बोलिए। मैकडॉनल्ड आयोग ने दिया था। अगला 40 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन पर आइए। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थी, है ना। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थी। बताइए क्या समाहित थी? ऑप्शन ए में है आपका ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, है ना, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन। ऑप्शन बी में है भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से एक कोई नहीं, एक से अधिक। कौन हो जाएगा? बोलिए, बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए व्याख्या देखिए इसका। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेज या देशी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटिश अफसरों के पेंशन शामिल थे। देशी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। जो देशी खर्च है ना, देशी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण क्या था? आपका अंग था। ठीक है ना। अगला 41 नंबर प्रश्न पर आइए। 41 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? मद्रास में रैयतवारी। ठीक है ना। तो मद्रास में रैयतवारी है ना, अभी क्वेश्चन पढ़े थे ऊपर में हम लोग। तो मद्रास में रैयतवारी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, अस्थायी बंदोबस्त लाया था। थॉमस मुनरो, है ना, थॉमस मुनरो। और ऑप्शन सी में है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ऑप्शन डी में है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। और ऑप्शन ई में है कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए। तो 41 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 41 का बी सही हो जाएगा, थॉमस मुनरो। क्या आ जाएगा? टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो। रैयतवारी व्यवस्था लाया था कौन? टॉमस मुनरो। मद्रास वाला इलाका, तमिलनाडु वाला इलाका। मद्रास में रैयतवारी पद्धति की शुरुआत टॉमस मुनरो रैयतवारी पद्धति की शुरुआत टॉमस मुनरो ने की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल था? 51% हिस्सा शामिल था। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूला जाता, सीधे डायरेक्ट किसान से क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। 42 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 42 नंबर प्रश्न क्या? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था
वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का क्या होता था, मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार बनाता था। सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है या है मानता जिम्मेदार मानता है। बताइए कौन था आंसर? जमींदारी प्रथा में रैयतबारी प्रथा, महलबारी प्रथा और दहसाला प्रथा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बोलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। ठीक है ना, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? रैयतबारी प्रथा में। ऐसा कई किस में होता था आपका? रैयतबारी प्रथा में होता। रैयतबारी प्रथा टॉमस मुनरो द्वारा लाया गया था। ठीक है, रैयतबारी प्रथा हो जाएगा। 51% हिस्सा पर क्या था? ये व्यवस्था था। तो आपका 42 का क्या हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। रैयतबारी व्यवस्था में किसान भूस्वामी होता था। रैयतबारी व्यवस्था में किसान क्या होता था? आपका भूस्वामी होता था तथा वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। रैयतबारी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। रैयतबारी व्यवस्था का जो जन्मदाता किसको माना जाता है? टॉमस मुनरो को जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त का कर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है ना। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल, तमिलनाडु के कहां पर? बारामहल जिले में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के, जो ब्रिटिश भारत था ना, ब्रिटिश अंग्रेजों के अंदर में था, उसका भू क्षेत्र का लगभग आपका 51% हिस्सा पर क्या था? यह व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था? रैयतबारी व्यवस्था। अगला 43 नंबर क्वेश्चन। 43 क्या है आपका? ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? बताइए। पहला आपका जमींदार है ना, कृषक वर्ग को बहुत प्रताड़ित किया था। कौन? जमींदार है ना। जमींदार, सरकार, साहूकार और व्यापारी और बिचौलिया, व्यापारी या बिचौलिया। कौन प्रताड़ित किया? सबसे ज्यादा जमींदार प्रताड़ित किया था। ब्रिटिश कालीन समय में आपका कृषक वर्ग को किसने सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया था? तो ये जमींदार प्रताड़ित किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 43 का ए हो जाएगा सही। ब्रिटिश कालीन कृषक वर्ग जमींदारों से प्रताड़ित था। ब्रिटिश कालीन कृषक वर्ग जो किसान थे ना, किससे ज्यादा प्रताड़ित थे? जमींदारों से प्रताड़ित थे। जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। जमींदार को भूस्वामी का मान्यता क्या था? प्राप्त था, जिससे वह काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूलता था। एकदम मनमानी टैक्स वसूलता था। वे टैक्स वसूलता था। वह समय पर लगान न देने पर जमीन वापस छीन लेता था। अगर टैक्स सही समय पर अगर कर दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं देता तो क्या होता? जमीनें छीन लेता था किसान से, है कि नहीं। 44 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 44 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? अभी बच्चा को पता होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड ऑकलैंड, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड आपका डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी। का क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी, बम्बई से थाने तक। कहाँ तक बिछाई गई थी? बम्बई से थाने तक बिछाई गई थी। बम्बई से थाने तक, है ना, 1853 में, है ना, 16 अप्रैल शायद 16 अप्रैल है ना, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में प्रथम रेल भारत में चली थी। यद्यपि आपका रेलवे लाइन बिछाने का वृहद
स्तर पर कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लेकिन सबसे पहले अगर किसके समय में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में। लेकिन सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बिछाई गई लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 45 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? अतः सदैव सहमति के साथ, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? पहला ऑप्शन है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, तीसरा ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बोलिए। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था। यह शब्द किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा कहा गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा कहा गया था। सच्चिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका प्रख्यात शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार तथा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आलोचक थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हमेशा शोषणकारी बताया एवं आलोचना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन और सरकार भारत का शोषण कर रहा है। ब्रिटिश आपका जो प्रशासन और सरकार भारत का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है तथा अंग्रेजी राज के लिए काम कर रहा है ना, तथा अंग्रेजी राज के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है ना, जिसे वे व्हाइट मैन बर्डन कहते हैं। व्हाइट मैन क्या कहते हैं? बर्डन कहते हैं। उनका कथन है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इन्हें व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 46 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए? पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? बताइए किसके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन है आर.सी. दत्त के द्वारा, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल जी और लाला लाजपत राय जी। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, है ना। आंसर क्या जाएगा? दादा भाई नौरोजी, 20 सही। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्या कहा जाता है? इंडिया कहा जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। 1852 ईस्वी में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी जी ने 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक में धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने पत्र इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में
पहली बार भारतीय धन की निकासी की सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तकें जिसमें उन्होंने धन की निष्कासन सिद्धांत का व्याख्या की है, द वाइट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि इसमें। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या? रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। दूसरा ऑप्शन है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहा था, और तीसरा ऑप्शन है आपका स्वराज पार्टी के बारे में कहा था, और चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कहा था। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो किसके बारे में कहा था इन्होंने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में कहा था ये बात? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। यह बात आपका किसके बारे में कहा गया था बताइए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया था। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त का यह कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं के संदर्भ में है ना, नरम विचार धारा वाले नेताओं के संदर्भ में था। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेताओं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले जी आदि का मानना था कि ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने की बजाय उसमें सुधार लाया जाए। विस्थापित करने की बजाय क्या किया जाए? उसमें सुधार लाया जाए। उनका विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने रखना अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा, है ना। 48 नंबर क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त है ना, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था बताइए? जमींदारों के साथ, है ना, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ, किसके साथ किया गया था बोलिए? अस्थाई बंदोबस्त। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ। चलिए, जमींदारों के साथ हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर, अस्थाई बंदोबस्त आपका ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त आपका कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का आपका कितना प्रतिशत भूमि था जो ब्रिटिश अपना कब्जा लिया था ना, उसका 19% क्षेत्र पर यह लागू था। कौन सा व्यवस्था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। 49 नंबर प्रश्न पर आइए। 49 नंबर प्रश्न, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था बताइए? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, ऑप्शन बी है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन सी है भू राजस्व का
राजस्व निर्णय करना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन डी में है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का क्या हो जाएगा बोलिए? 49 का क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का क्या निर्णय करना? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण आपका भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। इसके द्वारा सरकार को एक अस्थायी आय प्राप्त होने लगी, अस्थायी आय प्राप्त होने लगी, जिससे भावी सरकारी है ना खर्चों का बजट निर्मित करने में सुविधा होने लगी थी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 50 नंबर, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन था? पहला कारण है आपका, पहला है आपका ऑप्शन उत्पादन की गुणवत्ता में कमी। दूसरा ऑप्शन है कच्चे माल की अनुपलब्धता। और तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, है कि नहीं? उच्च तट कर। और चौथा ऑप्शन है आप कारीगरों की अनुपलब्धता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो आपका उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। टैक्स किया करता था, ज्यादा लगाता था अंग्रेज। ठीक है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कई आपका कारण निम्न थे। पहला आपका ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगता था, है ना, बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। उसके बाद भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना था। भारत के कच्चे माल का निर्यात, और भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाता था, है ना, सब चला जाता था इंग्लैंड। भारतीय माल पर आते जाते समय कर, अगर जा रहा है तो भी टैक्स, आ रहा है तो भी टैक्स, है कि नहीं? भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने पर बाध्य करना, है ना। और लंकाशायर व मानचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा, लंकाशायर व मानचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा, ये सब प्रमुख कारण थी। ठीक है।